Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये चैप्टर अलॉन्ग विद योर फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलके 12 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस का पोर्शन बनता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. काइंडली ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. और इसके बाद ये बेस बनाएगा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आगे आने वाले सालों के लिए भी. अगर आप लॉ में जाते हैं, अगर आप जर्नलिज्म में जा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल साइंस ही आगे परस्यू कर रहे हैं, ये राइट्स जो है बेस है, ये कोर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इसे समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. हियर वी स्टार्ट क्लास 11 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट्स जानने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट्स क्या होते हैं. ठीक है, हमने बहुत सुना है ये मेरा हक है, आप मुझे ये नहीं कह सकते. तो राइट्स का मतलब बेसिक सेंस में क्या होता है. अब पॉलिटिकल साइंस में हमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट डिफाइन करना होता है, ठीक है, तो हम उसे एक पॉलिटिकल थिंकर या थ्योरिस्ट की लैंग्वेज में करेंगे. राइट्स तो लेमैन भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन आप में और एक लेमैन में क्या फर्क है, वो डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ ये है कि आप उसको किस थ्योरिस्ट के आर्ग्यूमेंट के साथ बैक करते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ पॉलिटिकल साइंस में थ्योरिस्ट की डेफिनेशन, थिंकर्स के कॉन्सेप्ट आप जितने ज्यादा यूज करेंगे उतनी वैल्यू एडिशन होती है आपके आंसर में, और उतने बेटर आपको जो है मार्क्स जो है वो मिलते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके गाइस, now words to remember. What are rights? Rights are claims of whose claims? Citizens against the state. अगर आपको याद होगा हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा था कि स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट के क्या फीचर्स हैं. फॉर दैट मैटर स्टेट इज एन एंटिटी जिसके पास अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी टेरिटरी हो, अपनी पॉपुलेशन हो, ठीक है, और अपने पास इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो. ये 4 फीचर्स होते हैं किसी भी स्टेट के. तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स क्लेम है. राइट्स जो है एक डिमांड है. किस पे डिमांड है? इस पर्टिकुलर जो भी एंटिटी के पास ये चारों चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ स्टेट, हमारे पास अपनी सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट भी है, टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है. इंडियन सिटीजन्स जो हैं अपनी गवर्नमेंट से जो भी चीज डिमांड करते हैं या जो क्लेम करते हैं, सिर्फ सिटीजन्स ही राइट्स एज एज नेचुरल सिटीजन्स या नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स ही अपनी गवर्नमेंट पे हक जमा सकते हैं कि आप हमें हमारा अधिकार जो है वो दीजिए. ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट. ये स्टेट के अगेंस्ट ही आप राइट्स क्लेम कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटिटी के खिलाफ आप ये राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट लीगली बाउंड. ठीक है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम, you can ask him, okay, you can please him, you can request him, लेकिन आप उससे डंडे के जोर पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपको ये मुझे देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए. राइट्स के केस में स्टेट जो है वो लीगली इंटाइटल्ड होता है कि वो आपको जो है आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है या आपकी डिमांड्स जो है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी. कौन उसको लीगली सैंक्शन करता है, लीगली इंटाइटल करता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आपको राइट्स प्रोवाइड करता है. वही राइट्स बाइंडिंग हो जाते हैं स्टेट के ऊपर, और वही राइट्स एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आप स्टेट से राइट्स जो है वो क्लेम करते हैं. ठीक है, नाउ ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर T.H. Green. ट्राई एंड रिमेंबर दिस डेफिनेशन. ओके, I'll give you the thinkers का definition, the small ones, बड़ी वाली भी होती हैं. I'll give you the small ones जो कि आप बाद में अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं when I'll give you the notes for this chapter. Okay, according to T.H. Green, rights are, what are rights? Powers necessary for the fulfillment of man's vocation as a moral being.
यहाँ पे टी एच ग्रीन ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो अपनी जो रियलाइजेशन है एज अ ह्यूमन बीइंग, अपना जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमेननेस है या अपना जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अपनी जो एफिशिएंसी है ऑफ एज अ मॉरल बीइंग, मॉरल मतलब एथिकल, मतलब वैल्यू बेस्ड बीइंग, वो तभी इंजॉय कर पाएगा, उसको फुलफिल तभी कर पाएगा जब उसके पास राइट्स होंगे। राइट्स वो पावर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक इंसान के लिए अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, अपनी ट्रू ह्यूमेननेस, अपना ट्रू ह्यूमन नेचर जो है उसको रियलाइज करने के लिए। ठीक है, सो वी सॉ व्हाट आर राइट्स। राइट्स आर क्लेम्स ऑन whom, on state, by who, by citizens. This is very important. सिटीजन्स राइट क्लेम करते हैं। मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं यूएस की टेरिटरी में जाके ये नहीं कह सकती कि आई वॉन्ट दिस राइट, बिकॉज आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ दैट नेशन। आई कैन क्लेम माई राइट्स इन माई ओन कंट्री वेयर आई बिलोंग। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इनफैक्ट ओवर द वर्ल्ड कुछ राइट्स एक्सेप्शन हैं जो हर जगह अप्लाई करते हैं, जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। राइट टू लाइफ है ना, उसके अंदर जैसे राइट टू इक्वालिटी के कुछ राइट्स हैं, जो कुछ कोर राइट्स हैं जो आप हर स्टेट में डिमांड कर सकते हो, वो देने बनता उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी मॉरल ड्यूटी है। हाउएवर लार्जली जो राइट्स हैं वो आप अपनी ही स्टेट से क्लेम करते हो। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल सी व्हाट अ बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स इज द लिस्ट ऑफ राइट्स, ठीक है, mentioned in the constitution, recognized by state and society, that acts as limitation on power of government and specifies remedy in case of violation of rights. अब इस 4 लाइनों में 5 लाइनों में बहुत कुछ लिख दिया गया है। बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, एक लिस्ट है, ऐसे 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 से करके लिस्ट बनी हुई है राइट्स की। ठीक है, ये दीज आर द राइट्स। ये क्या है? ये मेंशन्ड है, ये रिटन फॉर्म में है, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अनरिटन दोनों हो सकते हैं। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कि स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। स्टेट मानती है कि हाँ ये राइट्स आपके हैं और हम ये आपको राइट्स देंगे। अगर गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर मानना ही बंद कर दे कि आपकी राइट टू लाइफ है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्टेट अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है। ठीक है, एंड सोसाइटी भी बोलती है कि हाँ जी ये राइट्स जो है स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी, वी वांट दीज राइट्स। और ये एक्ट करता है ऑन लिमिटेशन ऑन पावर। लिमिटेशन का मतलब ऑन पावर का क्या मतलब होता है? लिमिटेशन इज टू रिस्ट्रेन, किसी चीज को आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में देखो, इंडिया की जो गवर्नमेंट जब इलेक्ट होती है तो बहुत वाइड पावर्स के साथ गवर्नमेंट आती है हमारी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट है, इट हैज़ वाइड पावर्स, है ना, आपकी इकोनॉमिक लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में। कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेती है तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इस लेवल की पावर गवर्नमेंट के पास है। लेजिस्लेचर हमारा कुछ भी कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है, तो क्या कोई चेक है कि इनकी पावर पे कि कहीं अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये पावर ऐसे तो नहीं यूज कर रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो, आपकी जो फ्रीडम के अगेंस्ट हो, जो हमारी कंट्री की कोर वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, उसके कहीं खिलाफ तो नहीं है ये जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए देखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है, मैंने मान लिया, सरकार ने मान लिया, लोगों ने मान लिया कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हुए तो कोई तो होगा उनको देखने के लिए, कोई तो चेक चाहिए उसके ऊपर। तो उसके लिए लिमिटेशन के लिए राइट्स हैं। राइट्स ये बताते हैं गवर्नमेंट को या फॉर दैट मैटर किसी भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को कि आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, आपको जो है अपने दायरे के अंदर रह के ही काम करना है, आप एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते इंडिविजुअल लाइफ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम के, एक पॉइंट के बाद। ठीक है जी, और फिर वो राइट्स ये भी बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में आर्टिकल 32 है। ठीक है,
आर्टिकल 32 है वो ये भी बताते हैं कि ठीक अगर बाय एनी चांस गवर्नमेंट जो है या कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है आपके राइट्स को वायलेट कर देता है, आपके राइट्स को तोड़ देता है, तो जो है आपके पास क्या रेमेडी लाई करती है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि वो राइट जो है आपका रिस्टोर हो जाए। हेंस बिल ऑफ राइट्स मैंने बता दिया, लिस्ट है, रिटन या अनरिटन कोई भी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। स्टेट और सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती होनी चाहिए, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन की तरह एक्ट करेगा। गवर्नमेंट आर्बिट्ररी काम नहीं कर सकती, और ये स्पेसिफाई करेगा रेमेडी इन केस ऑफ अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना दायित्व से पीछे हटती है और आपके राइट्स को जो वो वायलेट करती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। लेट्स मूव अहेड। नाउ वील सी द राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Type of rights in India, the one is given by constitution and the other is given by parliament. अब rights में ना इंडिया में, और for that matter इंडिया में, I am talking about India specifically here, यहाँ पे एक bifurcation है। कुछ rights हैं जो constitution में mentioned है, जो हमारा constitution जो था constituent assembly में इंडिपेंडेंस के टाइम लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ, उसके अंदर कुछ राइट्स मेंशनड है, दैट थिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर्स। और कुछ राइट्स जो हैं वो मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट अपने लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये जो हमारा लोकसभा राज्यसभा बैठते हैं, ठीक है, उसके उस प्रोसेस के जो लॉ मेकिंग है उसके अंदर वो कुछ राइट्स बाद में बनाए जाते हैं और वो बाद में जो है वो सिटीजन्स को या दिए जाते हैं। तो दो तरह के राइट्स हुए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और एक जो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी आगे ना एक राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स और एक होते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इनमें क्या फर्क है? जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दे आर लाइक द कोर वंस। इनके बिना इंडिविजुअल जो है वो ट्रू सेंस में ह्यूमनली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ वो राइट्स हैं जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 3 है, उसके अंदर कुछ राइट्स गिवन है। जो भी राइट्स वहां मेंशन्ड है उस पर्टिकुलर पार्ट में, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके केस में ना अगर मान लो आपका ये राइट वायलेट हो जाता है, वो जो राइट्स जो दिए हुए हैं पार्ट 3 के अंदर, अगर वो बाय एनी चांस वायलेट हो जाते हैं तो आपके पास रेमेडी लाई करती है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फॉर दैट मैटर यू कैन आल्सो गो टू द हाई कोर्ट कि सी सर माय दिस पर्टिकुलर राइट इज वायलेटेड, आई कैन नॉट गो थ्रू कि मैं पहले लोअर जुडिशरी में जाऊँ और फिर आऊँ, मैं डायरेक्टली आपके पास आई हूँ और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका समाधान करेगा। इस केस में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के केस में ये इतने इंपॉर्टेंट और इतने कोर राइट्स हैं कि इसकी जब वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। और ये कौन से राइट्स होते हैं? जो सिर्फ पार्ट 3 में मेंशन्ड है। पार्ट 3 में मेंशन्ड राइट्स ही फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा भी अलग राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो थर्ड पार्ट में है वो ही फंडामेंटल राइट्स हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कल्ला पार्ट 3 तो है नहीं है अकेला, कॉन्स्टिट्यूशन में तो और भी पार्ट्स हैं ना, और भी सेक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो हैं जो कि जो पार्ट 3 के अलावा एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट पार्ट 3, अगर कोई भी राइट्स पार्ट 3 के अलावा मेंशन्ड है, कोई भी आपको पावर दी गई है एज ए सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के बाहर, उसको हम अदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब बेसिकली हर इंसान को हक है कि वो वोट कर सकता है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इंडियन इलेक्शंस में। इसका मतलब होता है बेसिक सेंस में राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो राइट्स है ना, ये पार्ट 3 में नहीं दी गए, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है लेकिन बाहर मेंशन्ड है पार्ट 3 से। ऐसे जो राइट्स हैं
जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जनता गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होते हैं, तो ये हटा दिया जाता है फंडामेंटल राइट से और इसको हम नॉर्मल एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हम बना लेते हैं, ठीक है, लीगल राइट जो है हम बना देते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है लेकिन पार्ट 3 के बाहर है, वो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स। इस केस में अगर ये वायलेट होते हैं, मान लो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है या आपको वोट नहीं करने दिया जा रहा किसी कारणवश, नहीं आपको अलाउ कर रहे हैं, तो उस केस में आप डायरेक्टली जो है फिर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाओगे, आप फिर नीचे से ऊपर, मतलब जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, लोअर जो जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर है, पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे कि मेरा राइट वायलेट हुआ है, फिर लोअर कोर्ट जजमेंट देगा, अगर नहीं आप वो हो सेटिस्फाइड हो, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इस केस में आपको हायरार्की जो है वो पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हुए राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वी विल सी द राइट्स जो कि गिवन बाय पार्लियामेंट है। गिवन बाय पार्लियामेंट दे कॉल्ड लीगल स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का कुछ मतलब नहीं होता, स्टैट्यूट का बेसिक मतलब होता है लॉ। कोई भी लॉ उसको हम स्टैट्यूट बोल देते हैं। तो जो भी राइट्स, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन करती है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, जुडिशरी लॉ एडजुडिकेट करती है, मतलब उसमें आर्बिट्रेशन करती है, समाधान देती है। तो पार्लियामेंट का काम क्या? लॉ मेकिंग। तो स्टैट्यूट मेकिंग काम है उसका। तो जो भी वो पावर आपको दे रही है स्टैट्यूट के द्वारा, उसको हम स्टैट्यूटरी पावर बोल देते हैं या लीगल स्टैट्यूटरी राइट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना राइट टू फूड, खाने कि हर इंसान को एक बेसिक सेंस ऑफ खाना मिलना चाहिए, वो गिवन नहीं था। तो 2013 में यूपीए गवर्नमेंट में क्या होता है, यूपीए गवर्नमेंट में जो है राइट टू फूड दिया गया। कौन सा एक्ट पास किया? पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर बोला गया कि जो बीपीएल परिवार है देश के, उनको हम 2 रुपये या 5 रुपये किलो पे चावल और हम अनाज जो है वो देंगे, ठीक है। तो ये कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसके लिए एक अलग लॉ बनता है जिसका नाम ये है, ये स्टैट्यूट है। तो अब ये क्या हो गया? ये स्टैट्यूटरी राइट हो गया, ठीक है जी। आई होप आई एम क्लियर। नाउ यू नो द डिफरेंस। अगर कोई बोले दिस इज माई फंडामेंटल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और गिवन बाय पार्लियामेंट, इन्हें लीगल राइट्स बोलते हैं, ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है। नाउ आई होप यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री एंड यू कैन गिव द एग्जांपल्स आल्सो। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो राइट्स हमें दिए गए हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, नेचर कैसा है, मतलब वो पढ़ने में कैसे लगते हैं, क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, है ना। व्हाट व्हेन यू रीड देम आपको क्या फील आती है उससे। फंडामेंटल तो मैंने बताया, फंडामेंटल का मतलब होता है एब्सोल्युटली इसेंशियल। एब्सोल्युटली इसेंशियल मतलब अगर ये नहीं है ना तो फिर आपकी जो एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन है वो एज ह्यूमन नहीं है, फिर बेसिकली आप एक एनिमल एग्जिस्टेंस लीड कर रहे हो। आप इंसान हो, गॉड हैज गिवन यू द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो वो आप कब अचीव कर पाओगे? जब आपके पास आइडियल कंडीशंस होंगी। उन आइडियल कंडीशंस के लिए, उन आइडियल कंडीशंस को कैसे अचीव करोगे? जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर वेरी बेसिक। उसके बिना इंसान जो है वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ मेयरली एक एनिमल एग्जिस्टेंस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसकी कोई मेंटल डेवलपमेंट जो है, मैच्योरिटी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा, अपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ जो एफिशिएंसी है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा। Hence, fundamental rights, they are absolutely essential rights for overall development of a person and protected. These are guaranteed by the Constitution. मैंने बताया था fundamental rights कौन से होते हैं, कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। ये गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको। गारंटी कैसे करता है? गारंटी ऐसे करता है कि आपसे ये छीने नहीं जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपसे कोई ले नहीं सकता, बारिंग सम एक्सेप्शंस। और अगर ये छीने जाते हैं तो आपको रेमेडी दी गई है, आप डायरेक्टली हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो।
by constitution by enlisting a separate chapter in constitution, that is part 3. I told you here part 3 में it is given. अब जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की, ये कोई नई डिमांड नहीं थी फॉर इंडिया स्पेसिफिकली. इंडिया, आपको पता है हम 47 में ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए हैं. ब्रिटिश राज के टाइम अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, इफ यू दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो जो आफ्टर 1905 बहुत ज़्यादा जो स्वदेशी मूवमेंट के बाद आप देखोगे, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1908 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है, इलेक्शंस के रिफॉर्म्स हैं 1990 में, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं. तो उसमें जब आप देखोगे ना बहुत रिगरस जो है ना सेशन चल रहे थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के और ब्रिटिश के बीच में. तो उसी दौरान जो है एक कमेटी बनती है, मोतीलाल नेहरू, ही वॉज द फादर ऑफ अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू. इनकी एक कमेटी बनती है कि हाँ ठीक है, इंडिया को हम, बात चल रही थी इंडिया को आज़ादी देनी है कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस देना है. डोमिनियन स्टेटस का मतलब, अब बात चल रही है तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ डोमिनियन स्टेटस. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? आई एम गोइंग अ लिटिल हेवायर फ्रॉम द टॉपिक बट यू शुड नो व्हाट इज अ डोमिनियन. डोमिनियन इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, बट यू नो इट हैज यू नो फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, लेकिन नॉमिनली अंडर सम पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया का अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम बोलते हैं हाँ जी ठीक है. ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाती है. कनाडा है फॉर एग्जांपल, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाती है, इंटरनल डिसीजंस खुद लेती है. लेकिन क्वीन आज भी हेड है वहाँ पे. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज स्टिल द हेड. व्हाई? बिकॉज इट्स अ डोमिनियन. वी एक्नॉलेज कि आप हमारे लीडर हो, वी एक्नॉलेज आप हमारे सुप्रीम पावर हो, क्वीन ऑफ इंग्लैंड को, लेकिन हम इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो इंडिपेंडेंट है. दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द मीनिंग ऑफ डोमिनियन. अब इंडियन लीडर्स जो है 1928 के दौरान यही डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो हमको रूल कर रही थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप सारी पार्टीज आपस में डिस्कशन करके एक प्रपोजल बना के लेके आओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. मुस्लिम लीग भी आई, ये सब भी आए. तो उसी दौरान मोतीलाल नेहरू, हु वाज द फादर ऑफ पंडित नेहरू, ही वाज अ वेरी रिनाउंड लॉयर एज वेल, उनकी कमेटी बिठाई जाती है और उनकी कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसमें पहली बारी जिक्र किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का, कि हम फंडामेंटल राइट्स हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को दें, हम चाहते हैं राइट टू रिलीजन दें, हम चाहते हैं राइट टू इक्वालिटी दें, राइट टू वोट सबको मिले. सेक्युलरिज्म के एज अ बेसिस ऑफ इंडिया की बात सबसे पहले यहाँ पे होती है. तो द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स वाज पुट फॉरवर्ड वे बैक इन 1928. ठीक है जी. अब ये क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये ग्रुप राइट्स नहीं है, ये जो है ना, दीज आर इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स मतलब मैं एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ इंडिविजुअल ही भी मेरे राइट्स हैं, मैं क्लेम कर सकती हूँ या क्लेम कर सकता हूँ गवर्नमेंट से. ठीक है, ये ग्रुप राइट्स नहीं है, बारिंग अ फ्यू राइट्स, ग्रुप राइट्स नहीं है. ठीक है, ग्रुप राइट्स इन द सेंस में कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी और अ कास्ट. मैं गवर्नमेंट से नहीं कह सकता कि आप मेरी कास्ट के लिए करो या आप मेरी कास्ट के लिए नहीं. मैं एज एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट से अपने राइट्स जो है वो क्लेम कर सकता हूँ. ये मेरे अधिकार हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी के अधिकार हैं. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर हियर. आई एम ट्राइंग टू मेक इट a bit simpler. Still, if you have any doubt, you can always let me know. What are the features of, फीचर्स की बात कर रहे थे हम, अभी मैंने बताया एक्ट एज क्या करता है, लिमिटेशन किस पे, पावर ऑफ स्टेट पे, हेंस प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम बिकम अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हेन यू यूज इन पॉलिटिकल साइंस. अथॉरिटेरियन का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर. आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में देखोगे या आप मोनार्कीज में देखोगे, जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, जो वहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जैसे मोनार्की में किंग हो गया, क्वीन हो गई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में डिक्टेटर हो गया,
दे हैव एक्सट्रीम पावर, उनका जो दिल में आता है वो कर सकते हैं, अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें कोई पॉलिसी पसंद नहीं है उसे ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं, उन्हें आप पसंद नहीं है वो आपको भी चेंज कर सकते हैं, दे हैव दैट अमाउंट ऑफ पावर। इंडिया के केस में फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इन डेमोक्रेसीज ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसीज में आपको यू कैन नॉट बिकम अथॉरिटेरियन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती। डेमोक्रेसीज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती, एक सिंगल एंटिटी एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं हो सकती ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन नॉट बी सुप्रीमली पावरफुल, ओनली हिम, ही इज आंसरेबल टू पीपल, ही इज अकाउंटेबल टू पीपल। इलेक्शंस आते हैं, वोट डालेंगे, नहीं पसंद आए लोगों को वो हटा दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की अगर मान लो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, कोई लीडर पसंद नहीं आ रहा है, हटा दिए जाएंगे। पार्लियामेंट आपको एमपीज एमएलएस पसंद नहीं आ रही है, हटा दिए जाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, एक एंटिटी कोई भी सिंगली पावरफुल नहीं है। और इन सारी पावर पे चेक कौन रखता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स। वो एक तरह से लिमिटेशन है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कैसे वो जो है चेक करते हैं गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि नेगेटिवली वर्डेड है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। जब आप फंडामेंटल राइट्स का टेक्स्ट पढ़ोगे ना, यू रीड कि वहां पे लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट मतलब स्टेट ये काम नहीं करेगी। तो फंडामेंटल राइट्स में लार्जली जो लैंग्वेज है उसमें यही बोला गया है कि ये स्टेट ये काम नहीं करेगी। तो नहीं का जो शब्द है ना, दैट इज व्हाट इज नेगेटिवली वर्डेड। स्टेट को बोला नहीं गया, स्टेट को रिस्ट्रेन किया गया वो काम ना करने से। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड एंड yeah, we were discussing the features. These are difficult to amend to ensure enjoyment and by citizens. However, they are not absolute and reasonable restrictions apply. क्या मतलब है इसका? मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, एक नया पार्ट 3 डाला हुआ है और उसकी अगर वायलेशन होती है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट इन द सेंस मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे राइट्स दे रहा है जो बिल्कुल आप हर हालत में हर सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हो। नो, आपके राइट्स पे कुछ लिमिटेशंस हैं, एक्सट्रीम नहीं है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी जो मर्जी दिल में आए उन राइट्स के अकॉर्डिंग कर सको। नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लाई करती हैं उनके ऊपर, उसको हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल मतलब हमने ऐसी भी रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दे दी हैं कि वो आपके राइट्स का कोई मतलब ही ना बचे क्योंकि आप एंजॉय ना कर पाओ, लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि होनी चाहिए ताकि सभी अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। एग्जाम्पल है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। आप मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट टू जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर एक फॉर और चलो एक लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल है कि आप राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं गैम्बलिंग कर लूँ, ये मैं ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैं बॉम्ब बनाने का प्रोफेशन भी कर सकती हूँ। नो, आई कैन नॉट डू दैट। दैट इज वहां पे अप्लाई करेंगी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ है। मैं यहाँ बैठ के, मेरा प्रोफेशन है कि आई एम मेकिंग बॉम्ब्स एंड आई एम यूजिंग RDX एंड स्टफ, आई एम थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ माई पर्टिकुलर नेशन। तो मैं ये राइट कैसे एंजॉय हुआ? ये बाकियों के राइट को तो हैम्पर कर रहा है ना, हेंस ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीन। ठीक है, अब एक और फीचर, जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। Judicial review given in Article 13 to declare law null and void if the contravention to fundamental rights. So what does this mean? Okay, जो judicial review का concept है ना, बड़ा important concept है।
स्पेशली फॉर अ डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स, जो कि इतनी चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के साथ 75 ईयर्स में इतना ज़्यादा इवॉल्व होता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत नॉन जुडिशियल रिव्यू के साथ नहीं, लेकिन बहुत एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, व्हेन इट सेज कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन में है, कॉन्ट्रवेंशन के मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी को ये पूरा अधिकार है कि जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू करेगी और कहेगी कि नहीं, ये लॉ, ये जो आपने लॉ बनाया है ये उसके ये कंट्री के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट से खिलाफ है, और वो जो वॉइड जो कॉन्ट्रवेंशन में पोर्शन है उसको काट देगी, उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यही है पावर जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13 बहुत एक्सप्लिसिटली इस पावर को मेंशन करता है। I hope now you understand what is the meaning of judicial review. Judicial review is when the judiciary declares a law null and void if stress on if it is in contravention with the fundamental rights provided to the citizens. ठीक है जी? Let's move ahead. Now we'll begin with the rights of the Indian Constitution. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। मैंने अभी बताया था आर्टिकल 13 में कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। आर्टिकल 12 जब आप पढ़ोगे ना, वहां स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, वो वाली डेफिनेशन नहीं जो मैंने बताई थी। स्टेट की डेफिनेशन ऐसे मतलब ये जो राइट्स हैं, अगर ये कौन से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को जो है अपहोल्ड करने हैं, उसमें जैसे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल कोई बॉडी है, पंचायत हैं, लोकल गवर्नमेंट है, किन किन स्टेट एज एन एंटिटी कौन से इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, जिनको ये राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे दी, 13 में ये दे दिया। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत ना आर्टिकल 14 से होती है एंड इट गोज अप टिल आर्टिकल 32। इन योर एनसीईआरटी बुक बहुत ब्रीफ में मेंशन्ड है, however you should know I am teaching it in detail, not a lot of detail but a bit of detail, just that you understand, you have some basic knowledge कि फंडामेंटल राइट्स में मोटा मोटी ये कहा गया है, ये प्रोविजंस हैं, ताकि जब आप आगे जाके पढ़ोगे इन योर कॉलेज और इन योर यूनिवर्सिटी वेयर एवर, यू हैव सम अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन योर हेड, आपके लिए इंटायरली न्यू ना हो। ठीक है जी? सो नाउ वील बिगिन आर्टिकल 14 से ओके जस्ट मिनट गाइस। हाँ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब फंडामेंटल राइट्स में ना बेसिकली 6 राइट्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट राइट है ना उसको बोलते हैं हम राइट टू इक्वालिटी। ठीक है? आर्टिकल 14 से 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में जो राइट्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी को बिलोंग करते हैं। आर्टिकल 14 में सबसे पहले आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू हियर। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, लेट्स जस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेडिंग्स फर्स्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वल एक्सेस to shops, hotels, wells, tanks, bathing baths, roads, etc. Don't worry, I'll explain all these articles in detail. Here I'm just giving you a overview कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। Article 16 equality of opportunity in public employment. Article 17 is abolition of untouchability and Article 18 is abolition of titles. यहाँ पे आपके जो हैं 4 आर्टिकल्स आते हैं उसके अंदर राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। पार्ट कौन सा है? 3। ठीक है जी? अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, बेस इंडियन सोसाइटी एज ए सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आपके पास कास्ट बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ कास्ट सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं पिछले 2500 सालों के साथ। ठीक है? आपके पास यहाँ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास
ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिड रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो ऐसे केस में इक्वालिटी लेके आना, आपके यहाँ पे रिच पुअर का बहुत डिफरेंस है, वो बहुत मुश्किल टास्क है, मुश्किल एक एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया एज अ कंट्री के लिए। हाउएवर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 14 को फर्स्ट आर्टिकल रखा गया, फर्स्ट फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया गया इन राइट टू इक्वालिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इट कॉन्फर्स ऑन, सी हियर, ऑल इंडिविजुअल्स, यहाँ सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, कोई भी इंडिया में कोई भी रह रहा है, ऑन ऑल इंडिविजुअल्स टू काइंड्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। पहले तो इक्वालिटी का मतलब बता दो मेरे को क्या है। वेरी सिंपल, इक्वालिटी का मतलब है इक्वल होना चाहिए, आप मेरे बराबर होने चाहिए। आपके पास इक्वालिटी का मतलब होता है नो स्पेशल privileges. Just remember this. इक्वालिटी का मतलब होता है किसी के पास भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इक्वालिटी का बेसिक मतलब ये होता है। आर्टिकल 14 आपको दो तरह की इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। वील सी कौन सी। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑल पीपल सब्जेक्ट टू सेम लॉ कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इन दोनों ने, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट डू इट लिटरली। इन दोनों ने, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक मिनट रुको, इन दोनों ने यहां पे एक रॉबरी कमिट कर दी है। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। दो तरह की इक्वालिटी होती है। अब इक्वालिटी मैंने आपको बताया था एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है। बेसिक सेंस में क्या डेफिनेशन बनती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को दो सेंस में डिफाइन किया गया है। पहली सेंस बनती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एग्जाम्पल, ऑल पीपल सब्जेक्ट टू सेम लॉ कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूज होता है। दो लोग हैं, दो चोर हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों ने रॉबरी कमिट कर ली। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन लॉ में रॉबरी की सजा 5 साल है, ठीक है। ये रिच है बट स्टिल ही इज रॉबिंग, ये पुअर है, स्टिल दोनों रॉबरी कर रहे हैं, एक अमीर है एक गरीब है। दोनों ने चोरी करी, चोरी करने की सजा 5 साल है, ठीक है। तो जब ये दोनों पकड़े गए, कोर्ट में गए, कोर्ट में प्रूव हो गया कि हाँ जी इन्होंने चोरी करी है। कोर्ट सजा सुनाएगा, तो सजा दोनों को 5 साल की दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये रिच है तो इसको 5 साल की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुअर है तो इसको ज्यादा दे देंगे, इसको कम दे देंगे। नो, द लॉ अप्लाइज, इट अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन कंसर्न्ड, irrespective of the economic, financial और background of the person। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है ना वो सुप्रीम है। लॉ से ऊपर ना कोई इंसान है, लॉ से ऊपर ना कोई इंसान है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी in that particular country, here in this case in India। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये यूके से आया हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट has come from इंग्लैंड, और इंग्लैंड से ये कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। अब यहाँ का अब इसका मतलब है कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ये अमीर था ये गरीब था, अमीरों को स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं दी गई ना, उसको 5 साल की सजा हुई है, उसको 5 साल की सजा हुई है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत गरीब है, इसकी जो है घर में इसकी मॉम बीमार है, इसको बेचारे को दवाई चाहिए, इसने इसलिए चोरी करी है। इसका रीजन तो ये है कि इसने इसका साथ इसलिए चाहिए, लेकिन ये बहुत सेल्फिश इंसान है, इसको जस्ट बिकॉज अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है, इसने इसलिए चोरी करी है।
सजा दोनों को सेम होगी, हालांकि दोनों के हालात जो हैं वो डिफरेंट है। इसके हालात बहुत मजबूरी वाले हैं, इसका सेल्फिश इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन सजा तो सेम होगी। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इन द सेंस मींस एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम आपका बैकग्राउंड कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम 5 साल की सजा आपको जो है सुनाएंगे ही सुनाएंगे। सो दिस इज वेयर इट सेज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी व्हाई? ये आपके सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर नहीं करती, ये आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपके बैकग्राउंड को कंसिडर ये कॉन्सेप्ट नहीं करता। ये जो फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है ये जो है आपको उसमें नहीं करता, ठीक है जी। नाउ वील ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बात करता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ए है एक बच्चा, ये बी एक बच्चा है, ही इज वेरी पुअर एंड दिस वन इज रिच, काइंड ऑफ वेल ऑफ। दोनों ने सोचा दोनों हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे, ठीक है। ये रिच बच्चा जो है ही कैन अफोर्ड कोचिंग इट, ये कोचिंग जा सकता है वाजीराम में, राउज में, है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर में, कहीं पे भी, दिल्ली में, ही कैन गो टू दिल्ली, ही कैन हायर द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फीस, एवरीथिंग बेस्ट, ही कैन स्टडी। दिस गाय हियर ये बेसिक बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लस ये एक बैकवर्ड कास्ट से आ रहा है, ठीक है, ये एक बैकवर्ड कास्ट से आ रहा है, ये क्लास से आ रहा है, ये रिच है, वेल ऑफ है, अच्छी कास्ट से आ रहा है। क्या ये दोनों अपने सर्कमस्टांसेस में इक्वल हैं? क्या ये दोनों जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे यूपीएससी का, इन दोनों के इक्वल चांसेस हैं कि ये दोनों सक्सीड कर जाएंगे, या इसके चांसेस इससे ज्यादा हैं? ऑब्वियसली ज्यादा है, इसके पास सबसे अच्छे टीचर्स हैं, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास सारी इक्विपमेंट है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो डिसएडवांटेज कंडीशन में हो गया ना, ये तो डिसएडवांटेज में हो गया, इसके पास एडवांटेज हो गई, वेल्थ की, कास्ट की, सब कुछ हो गया। तो ये इक्वल सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है। दस आप इनमें इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो? यू कैन नॉट एस्टैब्लिश इक्वालिटी हियर बिकॉज दीज टू पीपल आर नॉट इक्वल इन देयर सर्कमस्टेंसेस। They have different varied backgrounds, they have varied caste backgrounds, they have varied financial backgrounds. Hence यहाँ पे equality among equality नहीं हो सकती। हाँ, हालांकि अगर एक सी बच्चा होता जिसका सेम फाइनेंशियल स्टेटस होता, सेम पैसे होते, सेम कोचिंग लेता, सेम बुक्स अफोर्ड करता, वो बी के इक्वल होता, वहां पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो लग सकता था। इक्वालिटी यहाँ पे इक्वालिटी अमंग इक्वल्स हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती। Thus, equal protection of law says कि आपके equal circumstances में equality होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हुआ है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव इन द सेंस मीन्स ये जो यहाँ पे बच्चा गरीब था, ये उसको एक तरह से प्रमोशन देने की बात होती है यहाँ पे कि हाँ, हम अगर एक इस लेवल पे है और एक इस लेवल पे, हाँ हम इसे थोड़ा सा पुश देंगे ताकि ये भी इस लेवल पे आ जाए। Thus, it's a positive concept because ये अपलिफ्टमेंट करके इसके बराबर इसको लेके आएगा। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई भी नो प्रेफरेंस है, देयर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू योर सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं आपके सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी। सो दस ये एक तरह से ट्रू इक्वालिटी की बात होती है, या फिर इसको हम यहाँ पे सबस्टैंटिव इक्वालिटी भी बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर हियर। इंडिया में अगर आप देखोगे जो रिजर्वेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, यू नो वी हैव रिजर्वेशंस हियर, है ना, बेस्ड ऑन कास्ट, पीडब्ल्यूडीज, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए, दिव्यांगजन है। वी हैव सम स्टेट्स गिविंग रिजर्वेशन टू वुमेन इज वेल, क्योंकि जेंडर डिसएडवांटेज है, वेमेन एंड मेन को हमारी सोसाइटी इक्वल ट्रीट नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको पेट्रियार्की देखने को मिलती है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, ये सिर्फ ये इस इंसान को दूसरे इंसान के बराबर लाने के लिए, कि हाँ इसको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ये इसके बराबर आ जाए। इसी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इंडिया में कास्ट बेसिस पे दी जाती है। इसी वजह से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडीज देखने को मिलेगा, या जेंडर रिजर्वेशंस भी कहीं कहीं जगह पे देखने के लिए मिलता है।
ताकि जो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जाए और एक अनइक्वल इंसान को दूसरे इंसान के बराबर ले जाके खड़ा किया जाए, इसको प्रेफरेंस दी जाए ताकि ये इसके बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर पाए। I hope I am clear when I've explained the concept of equality before law and equal protection of law. Very important, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बारी बारी ये जो फिलॉसफी है ये देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा राइट्स क्या होते हैं, राइट्स की हमने डेफिनेशन जानी। आज हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 हमने बहुत थॉरली डिस्कस किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जस्ट गो एंड रिवाइज एंड अपने आंसर्स में गिव एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन मेक इट मोर वैल्यू एडेड एंड कंटेंट रिच। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वील कंटिन्यू अहेड। थैंक यू।